हम लोगों ने बच्चों स्टार्ट की थी फैमिली थेरेपी, जिसका हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा भी था उस दिन। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने देखा था उस दिन के हिस्ट्री में किन किन लोगों को एक्चुअली कहा जाता है कि उन लोगों के फैमिली थेरेपी के बनने में या फैमिली थेरेपी की डेवलपमेंट में इन इन लोगों ने काम किया था। उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था आप लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने फिर चेक किया था कि अगर हम स्टार्ट करें साइकोएनालिसिस से, तो फ्रॉइड जो है, ऑब्वियसली कहा जाता है कि फ्रॉइड ने जब अपनी साइकोएनालिसिस में स्टेजेस की बात की थी, वहां पे मदर चाइल्ड रिलेशनशिप की बात की थी, फिर हमारे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की थी, तो इट मीन्स वहां से ही एक स्टार्ट हो गया था एक किस्म का कि फैमिली थेरेपी पे बात होना स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जो उनके हैं एडलर है, सलीवान का नाम आता है, रिचमैन का नेम आता है, एलपोर्ट का, लेवन का, और इन सबको हम लोगों ने वन बाय वन देखा भी था कि किस किस तरह से उनकी कंट्रीब्यूशन थी। मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन अपनी थेरी में थी, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी थेरी में उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जो कि टोटली ज्यादातर आप ये कह लें कि एक्सप्रेस कर रहे थे फैमिली इश्यूज को, जिसकी वजह से कहा जाता है कि फैमिली थेरेपी कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब शुरू से ही एक चल ही रही थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिफरेंट फैमिली थेरेपी से रिलेटेड डबल ब्लाइंड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो कि पेटिसन ने दी थी, कि एक्चुअली फैमिली थेरेपी में स्टार्ट में जब हम लोगों ने बच्चों उस दिन भी पढ़ा था कि मैरिज काउंसलिंग और कपल काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें आ रही थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि ये देखा जाता था कि अगर फैमिली का कोई मेंबर, आइदर वो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनमें से अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया को फेस कर रहा है या स्किज़ोफ्रेनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो स्किज़ोफ्रेनिया मतलब फैमिली में एक पर्सन के स्किज़ोफ्रेनिक होने की वजह से उन फैमिली के बिहेवियर पे, फैमिली की मेंटल हेल्थ पे, फैमिली के अंदर आप कह लें कि उनकी इमोशनल हेल्थ पे किस किस तरह का इफेक्ट आता है, या किस किस तरह की आप ये कह लें कि डिटोरिएशन होती है। हम लोगों ने उसमें रबर ब्लाइंड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये था कि अगर फैमिली मेंबर्स में मतलब उन बेटिसन की जो अपनी एक एग्जांपल थी, क्लासिकल एग्जांपल थी, जिसमें ये था कि एक्चुअली एक बच्चा था फैमिली में से जो कि एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा था स्किज़ोफ्रेनिया को। और वहां पे क्या होता है कि बीइंग स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, बाज औकात फैमिली में जब भी कोई बात कही जाती है या कोई भी मैसेज दिया जाता है, तो सुनने वाला जो स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन होता है, बाज औकात उसको डबल मीनिंग में ले रहा होता है। अगर वो मतलब उसके दो मीनिंग निकल भी ले रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक्सप्रेशंस आपके नहीं समझ सकता या सारा सिनेरियो नहीं समझ सकता, तो बाजू का तो वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। जैसे उसने एक एग्जांपल दी थी कि एक मदर जो है वो अपने बेटे को मिलने जा रही है, वो स्किज़ोफ्रेनिया है और वो तकरीबन 1 वीक से हॉस्पिटलाइज है। अब वो उसे मिलने जा रही हैं, जब वो उसे मिलने जाती हैं तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की वजह से उसके बिहेवियर में बहुत सा चेंज आया। अब वो जाके जैसे ही उनसे मिली हैं, तो वो बच्चे ने फौरन से अपनी मदर को जब देखा है तो उसने एक्सप्रेशन शो किए हैं, उसने आके फौरन से उन्हें एक्साइटमेंट के साथ हग कर लिए। अब मदर के लिए वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी उसके बिहेवियर के अंदर, क्योंकि हो सकता है पहले वो कितना सीवियर फेस कर रहा था उन चीजों को, या वो बिल्कुल भी कोई इमोशन शो नहीं कर रहा है, तो उनकी मदर ने एकदम खुशी से उसे हटाया। मतलब खुशी से हटाने का मतलब था कि जैसे बाजू का आप कोई छोटा बच्चा होता है घर में, वो कोई ऐसी हरकत कर देता है या आपके साथ आके आपको हक कर लेते, तो आपको एकदम इतनी खुशी होती है कि शायद उसने पहले इस तरह से नहीं किया, तो आप एकदम उसे हटा के देखते हैं और दोबारा से उसे हक कर लेते हैं। अब वहां पे जब उसकी मदर ने उसे हटाया था, उन्होंने तो एक्साइटमेंट के साथ हटाया था या दोबारा से उसे गले लगाने के लिए हटाया था, लेकिन उस पर्सन ने एक्चुअली उसके फौरन से एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसको लगा कि शायद उसकी मदर को उसका हक करना पसंद ही नहीं आया, तो इस वजह से वो उसे पीछे कर रही है, या उसकी मदर उसे ये कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब उसने उस चीज को, जो कि एक पॉजिटिव मैसेज ही था, लेकिन क्योंकि उस वो पॉजिटिव मैसेज कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज में भी जा सकता था, तो उसने उसकी नेगेटिव साइड को इंटरप्रेट किया था। तो ये डबल ब्लाइंड थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि जब हम लोग ऐसी फैमिलीज में जाएं जहाँ पे कोई पर्सन मतलब पेरेंट्स में से है या बच्चों में से है, वो, जी बच्चों, वो स्किज़ोफ्रेनिया को फेस कर रहा है, तो वहां पे एक्चुअली जो उनका कम्युनिकेशन गैप है या कम्युनिकेशन गैप के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं, उनको भी हमें स्पेसिफिकली और बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहिए। उसके बाद बच्चों एक इसी तरह फिर नेक्स्ट जो था कि हम लोग जब स्किज़ोफ्रेनिक फैमिलीज के पास जाते हैं, तो वहां पे जो नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि उन लोगों ने ये देखा, मतलब रिसर्चेस ने एक्चुअली ये चेक किया था कि और कौन कौन से हम लोग कह सकते हैं कि बीइंग स्किज़ोफ्रेनिया फैमिली में लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो उनमें दो प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं, जो कि फर्स्ट वन है मैरिटल स्किज़ और सेकंड वन है मैरिटल स्क्यू। मैरिटल स्किज़ में क्या होता था बच्चों, मतलब इन दोनों में एक्चुअली फैमिली आप ये कह ले कि जब जिस भी फैमिली में ये दोनों प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ये फैमिली में जब कोई स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन होता है, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट क्या निकलता है
ऑब्वियसली आपकी फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिक ना भी हो, घर में वैसे ही कोई बीमार हो जाए, तो फैमिली का जो एक इक्विलिब्रियम है, जैसे आपकी डेली की रूटीन है, आप क्या काम किस वक़्त कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो सारी की सारी रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाती है। और उस रूटीन के डिस्टर्ब होने की वजह से ऑब्वियसली दूसरे लोगों पे भी उसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो मैरिटल केस में जो थ्योरी की गई थी या स्टडी की गई थी, वो लीड्स ने की थी और उसके कोलीग्स से, मतलब सब लोगों की कोलैबोरेटिव अप्रोच थी। अब उन्होंने ये देखना था कि अनयूजुअल पैटर्न, जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है ऐसी फैमिलीज के अंदर जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को फेस कर रहे होते हैं, वो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो अनयूजुअल कम्युनिकेशन पैटर्न है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। अब इसमें जो मैरिटल डिस्कॉर्ड जो था फैमिली के अंदर, सबसे पहले जो मैरिटल स्किज्म था उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं, अब दो इनमें दोनों पेरेंट्स भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात एक पेरेंट भी हो सकता है। अब वो पेरेंट्स क्या करते हैं, बाज़ औक़ात वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को, मतलब कोई एक पेरेंट अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो अगर वो स्किज़ोफ्रेनिक है तो वो क्या करता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ इतना, आप ये कह लें कि उसके अपने प्रॉब्लम्स से उसको इतना घेरा हुआ होता है कि कहीं न कहीं वो ये चाह रहा होता है कि अपने बाकी फैमिली मेंबर से, स्पेसिफिकली अपने बच्चों से सिंपैथी हासिल करने के लिए या उनकी सपोर्ट लेने के लिए वो दूसरे पेरेंट्स की, यानी कि जो मदर हैं या फादर हैं जो भी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, या यूं शो करवाया जाता है कि उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा माइन्यूट हैं, या उनकी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या उनका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो उस पर्सन की अपनी प्रॉब्लम है वो ज्यादा बड़ी है। जैसे अगर फादर स्किज़ोफ्रेनिया को फेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ये ट्राई करेंगे, तो क्योंकि बच्चों अनयूजुअल बिहेवियरल पैटर्न हो जाते हैं ना, वो इस तरह का बिहेवियर करेंगे कि सिर्फ उनकी ज्यादा फिक्र की जाए, मदर के साथ बिल्कुल ना रहा जाए, मदर की बातों को ठीक तरह से सुना ना जाए, कहीं ना कहीं इसी तरह अगर मदर होंगी तो वो इस तरह से शो करेंगे कि शायद उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, उनके फादर उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें चक्कर क्या होता है सारा, कि अपने बाकी फैमिली मेंबर से सपोर्ट सिर्फ एक पर्सन लेना चाह रहा है। ऑब्वियसली जब ये सपोर्ट सिर्फ एक पर्सन को मिलेगी तो वहां पे फैमिली डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, फैमिली का जो अपना इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल खत्म होने लग जाता है। इसी तरह इसके में ये भी एग्जांपल है कि बाजों का जब पेरेंट्स जो है उनमें से लगता है आपस में आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं फिर फादर को ये लग रहा होता है कि मदर की बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो कि बच्चों को अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, या कहीं ना कहीं वो उन्हें डी वैल्यू करने के लिए इस तरह से शो करने लग जाते हैं। जब वो डी वैल्यू कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें ये दिखाना चाह रहे होते हैं बच्चों को कि उनकी मदर के अंदर, या मदर ये दिखाना चाह रही होती है कि उनकी फादर के अंदर बहुत सी खराबियां हैं, या बहुत सी उनकी मिस्टेक्स हुई हैं लाइफ में, या उन्होंने बहुत दुख दिए हैं। अब इसका मकसद क्या होता है कि किसी ना किसी तरह बच्चों को, या बच्चों की जो बॉन्डिंग है वो अपने साथ ज्यादा आप लोगों ने कनेक्टेड करनी है, या ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। जो दूसरा फैमिली का मेंबर है, या दूसरा मतलब जो आपका दूसरे पेरेंट है, फादर है या मदर है, उनके साथ आपकी कोशिश होती है कि वो बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो सके। ये थी बच्चों मैरिटल स्किल्स। ऑन दी अदर हैंड जो मैरिटल स्क्यू है, मैरिटल स्क्यू में क्या होती है कि मैरिटल स्क्यू में जो साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होती है ना, मतलब वो भी बन रही होती है, लेकिन इसमें कोई एक पेरेंट जो होता है वो ये कह लें कि, आप ये कह लें कि वो एक तरह से उस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पे काबू पाने के लिए ये क्या करता है कि घर में कि घर का माहौल खराब ना हो, बच्चों के पे असर ना पड़े, तो वो किसी ना किसी तरह से दूसरे पेरेंट्स की हर तरह का सिचुएशन को मान जाता है। जैसे आपने बहुत दफा घर में ये देखा होगा कि अगर कोई एक पेरेंट जो है घर में वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है, ऑब्वियसली हम सबके घरों में कोई एक पर्सन ज्यादा डोमिनेट करता है, बट वो डोमिनेट जो हमारे घरों में डोमिनेशन होती है या आपके एक नॉर्मल फैमिली स्टाइल में हो रही होती है वो ओके होती है। लेकिन अगर घर में किसी को प्रॉब्लम है, या चले फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है या मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आपने बहुत दफा देखा होगा फादर जो है उनके साथ कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर लेते हैं। इसी तरह अगर फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मदर कहीं ना कहीं उनके साथ कोऑपरेट करती हैं, वो ज्यादा गुस्सा नहीं करती हैं, या वो बच्चों को भी इस तरह से सिखाती हैं कि आपके फादर अगर आपको कोई बात कहते हैं या कोई भी काम कहते हैं, अगर आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा या वो करना भी नहीं चाह रहे, या आपको लगता है कि वो गलत भी कह रहे हैं, तो आप उस वक्त उन्हें कुछ बोला ना करें, बल्कि आप वो बात वो जैसे कह रहे हैं उस बात को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया करें। इसमें इसके पीछे बच्चों रीजन क्या होती है, ये कॉज क्या होता है, ये इसकी वजह क्या होती है कि हम लोग मैरिटल स्क्यू में एक्चुअली अपने घर का इन्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल रखना चाह रहे होते हैं, और उस नॉर्मेलिटी को बैलेंस रखने के लिए, उस नॉर्मेलिटी को अचीव करने के लिए बाज़ औक़ात हम किसी ना किसी एक फैमिली मेंबर्स की हर जायज़ या नाजायज़ बातें मान लेते हैं। अब ये सब कुछ जो हो रहा होता है मैरिटल स्क्यू या मैरिटल स्किज़, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ पेरेंट्स के हवाले से बताया, उनके आपस में रिलेशनशिप के बारे में बताया, लेकिन आप लोगों ने मैरिटल स्क्यू या मैरिटल स्किज्म की बहुत सी एग्जांपल घर में भी अपने बहन भाइयों के दरमियान या इवन फ्रेंड्स के दरमियान भी फेस की होंगी, कि घर में अगर किसी बहन या भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं
सब घर वाले उससे थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं, डरते भी हैं, मतलब उसके गुस्से से डरते हैं कि पता नहीं अब उसको गुस्सा आएगा तो वहां तो कहीं खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, या खाना नहीं खाएगा, इतनी देर तक भूखा रहेगा। तो मदर कह रहे थे कि चले अगर वो कोई बात कहते हैं तो आप फौरन मान लिया कर। तो वहां पे भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे घर, हम सब लोगों के घरों में ये चीजें चल रही होती हैं, लेकिन हमारे घरों में क्योंकि ये चीजें एक नॉर्मल लेवल पे चल रही हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं। लेकिन जब यही चीजें एक प्रॉब्लमेटिक लेवल पे चली जाती हैं कि आप उससे इमोशनली इफेक्ट होने लग जाते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली इनको चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो थे बच्चों आपके दो कॉन्सेप्ट जो कि रिलेट कर रहे थे मैरिटल स्कीम और मैरिटल स्क्यू से। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। BS 8 समझ आ गया अच्छे से? बच्चों कहाँ पे हैं? यस मैम, आ गया है। चलें, बहुत अच्छी बात है अगर आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज ना समझे तो आप दोबारा से पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है जो कि फैमिली के अंदर की जो भी हमारी ट्रबल्स होती हैं या इस तरह की और बहुत सी चीजें देखी गई हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस। उसमें जो सेकंड मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो देखा जाता है वो है सूडो म्यूचुअलिटी। सूडो म्यूचुअलिटी में बच्चों होता है क्या? इसमें ये होता है कि हम लोग यूं कह लें आप लोग कि अगर फैमिली में या किसी एक पर्सन का फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा है किसी के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, या उसे फैमिली की बहुत सी बातें भी पसंद नहीं आ रही हैं, तो वो क्या करता है कि वो एक, आप ये कह लें, कवरिंग कर लेते हैं अपने बिहेवियर के ऊपर। एक ऐसी कवरिंग कर लेता है कि जो कि घर वालों को दिखाने के लिए होती है कि जो ठीक है वो उनके साथ मतलब कोऑपरेट कर रहा है, उनके साथ रह रहा है, लेकिन दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर आपको वो चीजें नापसंद होती हैं, या आप इमोशनली अपनी फैमिली मेंबर्स से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डिस्टेंस है वो दिखा नहीं रहे होते हैं। आप शो सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो आपकी फैमिली में कोई ट्रबल्स नहीं है। लेकिन असल में क्या होता है कि आप असल में अपने रोल्स, मतलब सिर्फ जो फैमिली ने आपको रोल्स असाइन किए हैं, वो जो ड्यूटीज असाइन किए हैं, वो ड्यूटीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो भी काम है वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली या अंदर ही अंदर आप फैमिली के साथ कनेक्टेड नहीं है। यानी कि आपकी कनेक्टिविटी जो है आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो गई है। आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं है, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं है, लेकिन आप उनके साथ ऊपर से बिल्कुल सेट है, जी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर जो आपका इंटरेक्शन का लेवल है उनके साथ वो आधा आधा खत्म हो गया। यानी कि यूं कह लें कि आप लोग एक ऐसा रिलेशनशिप बना लेते हैं जो कि टोटली सुपरफिशियल होता है। तो वहां पे क्या होता है, अब आप ये हम ये चीजें क्यों कर रहे होते हैं, असल में ये भी एक तरह से हम कोपिंग स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि ठीक है हम शायद घर के उन प्रॉब्लम्स को या घर के उन मसलों को या घर के लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि घर में कोई ना कोई सफरिंग हो रही है या स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक्चुअली बच्चों यहाँ पे जो सारी बातें बताई जा रही हैं, ये जो सारी रिसर्चेस थी वो उन फैमिली से रिलेट कर रही थी जिनके घर में किसी मेंबर को स्किज़ोफ्रेनिया था या वो स्किज़ोफ्रेनिया को फेस कर रहे थे। तो ऑब्वियसली घर में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से बाकी फैमिली मेंबर से भी असर हो रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत से लोग जो जिन्हें लग रहा होता है कि घर में अगर किसी बहन भाई को स्किज़ोफ्रेनिया था या पेरेंट्स में से किसी को था, तो ऑब्वियसली सब लोगों की तवज्जो उसकी तरफ होती है, उसको हम ठीक रखने के लिए बहुत सी कोशिश कर रहे होते हैं। तो शुरू शुरू में जब स्टार्ट का टाइम होता है तब हम जो कोशिश कर रहे होते हैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं, उनके साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है ऑब्वियसली हम सब लोग उस एक रूटीन से तंग आने लग जाते हैं, या हमें लग रहा होता है कि ये रूटीन जो है अब ये खत्म होनी चाहिए या इससे कुछ चेंज होना चाहिए, या आप उससे बोर होने लग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता हमें वही चीजें जो है वो बुरी लगने लग जाती हैं। तो सूडो म्यूचुअलिटी में वो क्या करते हैं कि दिल में वो बेशक उसके खिलाफ जो भी आप कह लें कि अपने ऊपर एक नकाब चढ़ा लेते हैं, जो आपके दिल में होता है या वो चीजें जो आप फील कर रहे होते हैं आप वो शो नहीं कर रहे होते, बल्कि आपकी जो ड्यूटीज हैं घर में, मतलब अगर आप बड़े भाई हैं तो ऑब्वियसली आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, आपने घर से बाहर ये काम करने हैं, ये चीजें लेकर आनी है, आप वो ड्यूटी सारी परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपका जो वैसे इंटरेक्शन है कि बीइंग एल्डर सिस्टर और बीइंग एल्डर ब्रदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अपने छोटे आपको अपने छोटे भाइयों के, छोटे बहन भाइयों के बहुत सी प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो, अगर उन्हें आपके किसी टाइम पे हेल्प चाहिए तो आपको उस हेल्प के बारे में पता हो या आप वो हेल्प देने के लिए रजामंद हो। लेकिन आप उन चीजों से हट जाते हैं, यानी कि इमोशनली अपनी फैमिली से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो था स्यूडो म्यूचुअलिटी। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो रिलेट करी थी कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया फैमिली से रिलेट कोई मेंबर है तो वहां पे आप किन किन चीजों को या किन किन डिस्टर्बेंसेस को फेस कर रहे होते हैं, उनसे रिलेट कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो
कहीं ना कहीं कहा जाता है कि फैमिली सिस्टम थ्योरी में इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, या कहीं ना कहीं वो चीज़ें काफ़ी रोल प्ले करती रही हैं। तो वहाँ पे है जर्नल सिस्टम थ्योरी। अच्छा बच्चों, जो जर्नल सिस्टम थ्योरी है वो एक्चुअली किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं थी बनाई। आप ये कह लें कि सोशल साइंस की फील्ड से नहीं आई थी। यहाँ पे जो आइडियाज आए थे वो टोटली सोशल साइंसेस से बाहर के थे। इसमें सबसे पहले, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, वाइनर का नाम आ रहा है। वाइनर एक्चुअली बेसिकली एक मैथमेटिशियन था, और उसने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था वो फीडबैक से रिलेटेड था। और फीडबैक का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम जाके पढ़ेंगे भी। तो फीडबैक के मैकेनिज्म को हम लोगों ने एक्चुअली यूज किया था अपने फैमिली सिस्टम में, कि हम उनको अपनी चीजों के अंदर या अपने फैमिली सिस्टम में किस तरह से यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको नजर नाम आ रहा है वॉन का। वॉन एक्चुअली एक बायोलॉजिस्ट था, और मेडिकल के शोबे से, मतलब मेडिसिन से रिलेट था उसका सारा काम। और वहां पे उसने ये देखा था कि हमारे मतलब जो हमारा बॉडी है, वहां पे सब पार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली किसी एक पार्ट में या किसी एक ऑर्गन में जब कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, या कोई भी आप ये कह लें कि कोई खराबी हो जाती है, या कुछ भी आप ये कह लें कि कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली जो हमारा सारा बॉडी सिस्टम है, वो सारा बॉडी सिस्टम उससे अफेक्ट कर रहा होता है। और उस बॉडी सिस्टम की इफेक्ट करने की वजह से, उस बॉडी सिस्टम के इफेक्ट होने की वजह से, मतलब एक ऑर्गन के इफेक्ट होने की वजह से टोटली पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वॉन, एक्चुअली जो हमारा फैमिली सिस्टम होता है, हमारा फैमिली भी एक सिस्टम है। आप डिफरेंट लोग जो है मेंबर्स हैं मिलके एक फैमिली बनाती है, और डिफरेंट फैमिली मिलके एक टाउन बना देती है, और बहुत से टाउन मिलके एक सिटी बना देते हैं। इसी तरह जो सिटी है, डिफरेंट सिटी जो है आपस में मिलके कोई, इसी तरह आपका कंट्री बन जाता है। अब एक भी जगह पे, या एक भी आप ये कह लेंगे सिस्टम में, या सिस्टम के किसी एक पार्ट में भी कोई खराबी होगी, तो वो खराबी ऑब्वियसली अफेक्ट कर रही है सब लोगों को, या उस खराबी की वजह से, मतलब ऑब्वियसली अगर फैमिली सिस्टम आपका ठीक नहीं होगा तो आप लोगों को किस तरह की खराबी का सामना करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बच्चों, जब फैमिली सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा होगा तो आपके जो कम्युनिटी का लेवल है, आपकी कम्युनिटी के अंदर खराबियां पैदा होंगी। अब जब कम्युनिटी के अंदर खराबियां पैदा होंगी तो ऑब्वियसली कम्युनिटी ठीक नहीं है तो आपके टाउन्स ठीक नहीं होंगे, आपके सिटीज ठीक नहीं होंगे, इसी तरह पूरा कंट्री उससे इफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए उसने एक्चुअली इस पे ज्यादा बेस किया था कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे और या हर एक सिस्टमेटिक लेवल पे जाके उन फंक्शनिंग को देखना चाहिए जो कि फैमिलीज को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे उनका सिर्फ आइडिया था, हम लोगों ने ये आइडिया इनसे बोरो किया था। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले हम लोग वाइनर के आइडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि फीडबैक से रिलेट कर रहा था। वाइनर ने जो फीडबैक के बारे में आइडिया दिया था, एक्चुअली फीडबैक उससे रिलेट किया था कि ये एक तरह का आप ये कह लें बच्चों के कम्युनिकेशन पैटर्न है। कम्युनिकेशन पैटर्न इन द सेंस है कि हम लोग अपनी फैमिली में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट जब करते हैं तो वो किस किस वे में करते हैं। वहां पे इसने दो आइडियाज दिए थे कि एक है लीनियर कम्युनिकेशन और दूसरा है सर्कुलर कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको सामने नजर भी आ रहा है, लीनियर कम्युनिकेशन आपने बच्चों, अगर आप में से किसी ने आप में से जिन जिन लोगों ने साइंस रखी होगी 9th 10th में, आप लोगों ने एक सर्किट का सिस्टम पढ़ा होगा आई थिंक फिजिक्स में। उसमें सर्किट भी होता था ना, कि आप सीरीज वाला सर्किट देख रहे हैं या आप लीनियर सर्किट देख या पैरेलल मैम, पैरेलल, सॉरी। दूसरा पैरेलल। जी 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 जी, थैंक यू दानियाल। एक पैरेलल था और एक सीरीज था। अब इसी ओके तरह यहाँ मैम। पे भी है। जी जी, इसी तरह बच्चों आपको सामने भी जो नजर आ रहा है, एक लीनियर है एक सर्कुलर है। लीनियर में क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ए से इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट बी की तरफ जा रही है, बी से सी की तरफ जा रही है, सी से डी की तरफ जा रही है। मतलब एक लीनियर तरह से सारा काम चल रहा है। और इसमें अब अगर लीनियर सिस्टम में अगर कोई पर्सन चला भी जाता है दरमियान में से, तो उससे आप ये कह लें कि उसके, या फिर अगर इमोशनली डिस्टर्ब भी होता है तो वो लीनियर में से निकल भी जाता है, तो आपके कम्युनिकेशन का पैटर्न इतना ज्यादा खराब नहीं होता। क्योंकि ऑब्वियसली ए से अगर बी की तरफ जानी है और बी के अंदर कोई आप ये कह लें कि डिसऑर्डर क्रिएट हो गया या इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो बी अगर यहाँ से क्विट भी कर जाता है तो ए डायरेक्ट सी को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो ठीक चलता रहता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम सर्कुलर या सर्कुलरिटी की तरफ आते हैं बच्चों, सर्कुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअली सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड इन द सेंस है कि यहाँ पे अगर किसी एक के अंदर कोई खराबी आएगी तो मैम ऑब्वियसली इससे आपका जो पूरा कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो सारा खराब हो जाएगा और सभी उससे डिस्टर्ब होंगे। जैसे अगर सी के अंदर मैम जी 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 बच्चों जी। मैम लीनियर में ज़्यादा इशू नहीं आता अगर कोई बीच में स्किप हो जाता है, लाइक जिस तरह अक्सर फैमिलीज में ये सिस्टम होता है कि
मदर डायरेक्ट बात करती हैं फादर से, बच्चे डायरेक्ट बात नहीं करते फादर से। जी जी। तो अगर खुदा ना खासा मदर की डेथ हो जाती है तो फिर वहां पे ज्यादा इश्यूज नहीं आते कम्युनिकेशन में? अब यहाँ पे देखें आते हैं, मतलब और इसका सिस्टम ये होता है कि अगर ऑब्वियसली एक सिस्टम एकदम से क्विट कर गया ना, एक बंदा चला गया बीच में से, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि अगर फॉर एग्जांपल मदर की डेथ हो जाती है, अब वहां पे कम्युनिकेशन का सिस्टम इस तरह से चल रहा था कि आप लोग डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे हम लोग, तो वहां पे क्या होगा, एक पर्सन चला गया, लेकिन लीनियर में वो खराबी सिर्फ थोड़े अरसे के लिए होती है। आहिस्ता आहिस्ता नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग अडोप्ट हो जाते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्ट फादर से कहने लग जाते हैं। नो डाउट उस चीज को ओवरकम करते वक्त उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही होती है, लेकिन वो चीज मतलब खत्म हो जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम सर्कुलरिटी में आते हैं, वहां पे आप सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, आप सब एक दूसरे से इतने ज्यादा, मतलब आप ये कह ले कि आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई एक पर्सन भी यहाँ से बाहर चला जाता है, या ऑब्वियसली उसको किसी ना किसी इमोशनल डिस्टरबेंस को फेस करना पड़ रहा होता है, तो उसका असर आपके पूरे नेटवर्क पे होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मदर जो है घर में, मतलब मदर आप सबके साथ अटैच है ना, आप भी एक दूसरे के साथ अटैच है कि घर में अगर मदर को कुछ हो जाता है, या अल्लाह ना करे कि वो बीमार हो जाती हैं, या वो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, अब आपके पास बाकी सब लोग हैं कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में एक दूसरे की बातों के एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन क्योंकि एक मेंबर का आप सब लोगों पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, या उनकी बात आप लोगों के लिए, या आप ये कह लें कि ज्यादा अफेक्टिव थी, कि जब वो आपको कोई फीडबैक देती थी, या वो बताती थी कि अच्छा आप ये काम कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं, या अबू बताते थे, तो आपको उनका कहना जो है वो ज्यादा अथेंटिक लगता था। बेशक बड़ा बहन भाई कह रहा है या कोई भी कह रहा है, लेकिन उनके जाने की वजह से या किसी एक पर्सन की के डिस्टर्ब होने की वजह से वो सारा सिस्टम खत्म हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में अगर आपकी अम्मी कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाए, नो डाउट आप आपस में एक दूसरे के सेंटर कनेक्टेड होते हैं, आपको पता है कि चीजें कहाँ पे रखी हुई है, खाना कैसे बनाना है, और किसको किस वक्त पे कौन सी चीज देनी है। लेकिन उस एक दिन में भी एक पर्सन के जाने की वजह से आपके घर का जो सारा सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों समझ मैम आ रही है? मैम अगर हम इस केस में भी देखते हैं जी जी। सर्कुलेटरी में, तो इसमें हम अदरवाइज तो सोशल सपोर्ट उनके पास होती है ना, रिलेशनल, जी जी बच्चों, तो ऑब्वियसली उनसे सोशल कोप कर सपोर्ट तो लेते हैं। आपके पास है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड बहुत ज्यादा है। कनेक्टेड जब आपका कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो वो आप अकेले नहीं कर रहे होंगे। आपको पता है कि अगर आप इस प्रॉब्लम के साथ अकेले चलेंगे तो अकेले कर ही नहीं रहे, बल्कि आप चलेंगे प्रॉब्लम है, आप अपने बड़े बहन भाई को बता देंगे, छोटे को बता देंगे, किसी को बताएंगे, यानी कि आपको सोशल सपोर्ट ज्यादा मिल जाती है। तो यस मैम। बहुत सी जगहों पे अब यहाँ पे बच्चों ये दोनों सिस्टम जो हैं हमारे घरों में कहीं ना कहीं दोनों ही चल रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ सर्कुलरिटी वाले सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या सिर्फ लीनियर सिस्टम की तरफ या लीनियर अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। इवन आप अपना घर देख लें, आप सब लोग दोनों सिस्टम को अप्रोच करते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं या बहुत से ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स जो आपके साथ डायरेक्ट नहीं कर सकती है, सब लोगों के साथ नहीं कर सकते। वो चले फादर जो है मदर को बताते हैं, मदर फिर आप लोगों को बताते हैं। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि आप लोग खाना खा रहे होंगे तब आपके फादर आपसे मतलब सबके साथ एकदम से डिस्कस कर लेते हैं, और वहां पे जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो भी तकरीबन मतलब आप ये कह लें कि आप भी अपना रिस्पॉन्स फौरन उनके साथ डायरेक्ट शो कर देते हैं। लेकिन लीनियर में बाजू का जैसे छोटे होते हैं, अगर आपने किसी ट्रिप पे जाना होता होगा या इस तरह से कोई बात मनवानी होती होगी, तो आपको लगता होगा कि अगर फलां बहन भाई को कहेंगे उसकी बातें ज्यादा अच्छे से मान लेते हैं, या अगर मदर को कहेंगे वो पहले बात कर लें, बाद में हम लोग उनसे बात कर लेंगे। तो हम इन दोनों सिस्टम को लेकर ही चल रहे होते हैं। क्लियर है इकरा? मैम अगर हम जी जी। मैम अगर हम सोशल सपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर जी, सर्कुलेटरी जोन सा से ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता? अगर हम सोशल सपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ऑब्वियसली बच्चों को ज्यादा बेनिफिशियल है। वो बेनिफिशियल जैसा कि आप ठीक ही कह रही हैं, क्योंकि देखिए ना वहाँ पे आप दोनों तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप मदर के साथ यस मैम। कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी बहन भाइयों के साथ भी उतने ही कनेक्टेड हैं। आप फादर के साथ कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली आप मदर के साथ भी उतने ही कनेक्टेड हैं। और उनमें से कहीं पे किसी एक को प्रॉब्लम फेस करनी अगर आ भी रही है तो बाकी आप लोग उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं ओवरकम कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर आपकी मदर जो है वो कहीं चली जाती है, अब एक तरह से सारा घर उन्होंने ही संभाला होता है बच्चों, अब आप लोगों के ऊपर सारी मैम जिम्मेदारियां आ गई, पीछे से मतलब। बहन भाई सारे काम कर लेते जी हैं। मैम इसी में पीछे से सारे बहन भाई जो से तो मिलके काम कर लेते जी हैं। जी। इसमें क्या होता है कि हाँ बेशक आप सब मिलके काम कर रहे होते हैं आप, लेकिन वहां पे क्या होता है कि अगर यस कोई मैम। प्रॉब्लम आ भी रही होती है तो वो आपको इतनी फील नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता होता है कि चलो कोई बात नहीं है, हम सब लोग साथ हैं तो किसी ना किसी तरह इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। चलो खाना नहीं बनाना आ रहा
तो सब आपस में जो पॉकेट मनी है वो इकट्ठे जमा करके कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, या चले अगर मैंने सुबह खाना बनाया है या मैंने अब रोटियां बनाई हैं तो जो दूसरी बहन है वो बर्तन धो देगी। यानी कि आप आपस में एक दूसरे के साथ सारे काम जो है या सारी चीजें जो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन लीनियर में बाजू का तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं लेकिन वो इतनी ज्यादा शेयर नहीं करते। देखिए आप लीनियर में जब आप देखते हैं बच्चों, जो ए है वो बी से कनेक्टेड है, अब बी सी से भी कनेक्टेड है, ए से भी कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, लेकिन डी ए से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं। वहां पे यस बाजू मैम। का हम देखें तो दरमियान वाले जो लोग आ रहे हैं, यानी कि अगर आपका एक सीरीज चल रही है तो आपस में जो दरमियान वाली या सेंटर वाली सीरीज है उनका उनको कहीं ना कहीं सोशल सपोर्ट मिल रही है। लेकिन जो फर्स्ट पे या लास्ट पे हैं उनको सोशल सपोर्ट नहीं फिर आप दे सकते। मतलब बाजू का आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपको लग रहा होता है कि नहीं, पेरेंट्स को ये नहीं पता चलनी चाहिए, या उन्हें इस बात के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि हम आज ऐसा कुछ हो गया, या मदर को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। आप सिर्फ बहन को बता देते हैं या अपने से बड़ी को बता देंगे या अपने से छोटी वाली को बता देंगे। और बाजू का जो सबसे छोटा बहन भाई होता है तो उसके ऊपर सबका इतना ज्यादा प्रेशर होता है, मतलब अगर वो काफी छोटा हो या आपका एज गैप ज्यादा हो, कि वो बाजूकात अपने बड़े बहन भाइयों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाता। क्योंकि आपने लीनियर में देखा है ना कि ए से जो मैसेज आ रहा है वो बी की तरफ जा रहा है, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ जा रहा है, वहां से मैसेज कहीं पे दोबारा नहीं जा रहा। लेकिन सर्कुलर में क्या है कि वहां पे जो एरो है वो टू हेडेड है। आप ए से बी को मैसेज दे सकते हैं, बी से ए को भी दे सकते हैं, डी से ए को भी दे सकते हैं, डी से सी को भी दे सकते हैं, यानी कि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपस में आप एक दूसरे की फीलिंग्स को, चीजों को समझ सकते हैं। इसी तरह बच्चों सर्कुलर सिस्टम में जब आप किसी इमोशनल प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, कोई एक पर्सन फेस कर रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो सारे ही फेस कर रहे हैं। अल्लाह ना करे सिर्फ इमोशनल नहीं है, बेशक आप फिजिकल किसी डिजीज को ले लें, अल्लाह ना करे मदर बीमार हो गई तो आप सब अब सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, आप सब उससे इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड बहुत ज्यादा। लेकिन लीनियर में फॉर एग्जाम्पल अगर डी बीमार, यानी कि सबसे छोटा बच्चा घर में अगर बीमार हो भी गया है, ठीक है, उससे मदर चलें, क्योंकि आपस में आप सब लोगों का रिलेशनशिप तो और तरह का होता है, मदर का तो हर बच्चे के साथ एक ही तरह का रिलेशनशिप होता है ना, उनको उनकी ज्यादा फिक्र होगी। लेकिन बाकी बहन भाइयों को पता भी नहीं होता कि बाकी सब लोग कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरह से है। या चले आप थोड़ी देर के लिए एक दो दफा जाके उससे पूछ लेंगे, देख लेंगे, लेकिन वैसे आप पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर दो बहन भाइयों का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे अगर हम लीनियर की तरफ देखेंगे बी और सी का कनेक्शन बहुत ज्यादा है, अब इनमें से अगर किसी को कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली दूसरे पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा, लेकिन दूसरे पे होगा, बाकियों पे नहीं होगा। ठीक है बच्चों? मैम यानी कि इस सीन में हम कम्युनिकेशन बैरियर जो सा होता है वो जी किस जी में बच्चों, ज्यादा बेटर कहेंगे, जी 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 ज्यादा बेटर एग्जैक्टली किस में हम आएगा? जी कम्युनिकेशन को देख रहे होते हैं कि कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो है हमारी फैमिलीज में किस किस तरह से चल रहे हैं, कि हम लीनियर कम्युनिकेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं या सर्कुलर कम्युनिकेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं। अब आप लोग बच्चों अगर खुद को देखें, आप सब लोग यहाँ पे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, आप सब लोगों के घरों में दोनों पैटर्न ही फॉलो होते होंगे। बहुत सी जगहों पे या बहुत सी बातों पे आप लोग लीनियर पैटर्न को फॉलो करते होंगे और बहुत सी जगहों पे आप लोग सर्कुलर पैटर्न को फॉलो करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब यस। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, हमारे घरों में जब शादियां होती हैं बहन भाइयों की, तो वहां पे किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है? लीनियर। वहां पे अगर उन्हें लग रहा होता है कि सिर्फ उस पर्सन, मतलब अगर बड़े बहन या बड़े भाई की शादी है तो सिर्फ उसके साथ वो उस तक कभी वो बात पहुंचाई जाती है। छोटों को भी इस बारे में इतना पता नहीं होता जब तक कि वो बात क्लियर ना हो जाए, या अब आप ये कह लें कि फाइनल ना हो जाए, उन तक वो चीजें या वो बातें बाद में आती हैं। सबसे पहले तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स के दरमियान ही रहती है ना, कि आपको भी तब तक नहीं पता बताई जाएंगी जब तक उनको खुद कोई क्लैरिटी ना हो। तो हम इन दोनों पैटर्न्स को आपस में आप ये कहते हैं कि हैंड इन हैंड लेकर ही चल रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। और बच्चों अब हम जो ये सारी जितना भी ये चीजें कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि ये चीजें जो ये कॉन्सेप्ट हैं ये किसी थेरेपिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने नहीं दिए थे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट था वो वाइनर ने दिया था, इसी तरह जो कि एक मैथमेटिशियन था। और उसके बाद हम लोग अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं वो है होम्योस्टेसिस से रिलेटेड। अब आपको पता है कि होम्योस्टेसिस जो है वो टोटली बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि एक्चुअली हमने अपने अगर हम बायोलॉजी या बायो के टर्म्स में देखें कि हम एक्चुअली अपने बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब हम लोगों ने पहले भी देखा कि एक्चुअली जब वॉर ने रिसर्च की थी उसने ये कहा था कि हम लोग जैसे कि एक बॉडी होती है ना, वो डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू चल रही होती है, और अगर किसी भी एक सिस्टम में या किसी भी एक यूनिट में कोई खराबी हो जाती है,
कोई मसला हो जाता है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है वो यूनिट, तो आपका जो होल बॉडी है वो एक्चुअली खुद भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है। अब ऑन दी अदर हैंड जब हम इसको अपनी फैमिली सिस्टम की तरफ आकर देखेंगे तो वहां पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक उन टर्म्स में नहीं है कि आप पॉजिटिव फीडबैक किसी और तरह से दे रहे हैं या नेगेटिव फीडबैक किसी और तरह से दे रहे हैं। अब यहाँ पे इन चीजों को बच्चों उन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया उनके साथ। जैसे हमारी एक फैमिली है, हम लोग एक यूनिट में रहते हैं, जो डिफरेंट मेंबर्स हैं या पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हम सब मिलके एक फैमिली बनाते हैं और डिफरेंट फैमिलीज मिलके रिलेटिव्स बनाती हैं। आपका एक खानदान जो है वो बढ़ते हैं। अब डिफरेंट रिलेटिव्स मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, टाउन्स बनाते हैं। अब डिफरेंट टाउन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों के, इसलिए आपका सिटी बनेगा। इस तरह डिफरेंट सिटीज हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो एक कंट्री को शक्ल दे रहे हैं। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज हैं वो आपस में मिलके एक रीजन बना रही हैं, डिफरेंट रीजन है, मतलब आपकी हमारी जो पूरी वर्ल्ड है वो इसी तरह चल रही है। अब यहाँ पे अगर किसी भी सिस्टम के यूनिट में कोई खराबी होगी, कोई भी मसला होगा, ऑब्वियसली उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पे आएगा, पूरे सिस्टम को उस इफेक्ट को फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो उन्होंने दो टर्म्स दी हैं जो कि आपको नजर भी आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को वो किस तरह से लेकर चल रहे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक अकॉर्डिंग टू होम्योस्टेसिस में उन्होंने ये कहा था कि पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि सिस्टम के अंदर चेंज आ रहा होता है, यानी कि सिस्टम के अंदर कोई ना कोई चेंज आना स्टार्ट हुआ है। कुछ भी चेंज हो, आपका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हुआ है, आप चीज़ों को चेंज करने लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं। और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जब आपका इक्विलिब्रियम है दोबारा से अचीव हो जाता है। अब मैं इसके लिए आपको कोई एग्जांपल दूं कि बच्चों घर में फॉर एग्जांपल हम सब लोगों ने देखा ही है कि हम मतलब बीइंग, अगर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं एशियन कल्चर में और स्पेसिफिकली सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में, तो हमें मतलब बेशक लड़के हों या कोई भी हो, लड़कों को भी यही कहा जाता है कि आपने रात को घर इतने बजे आ जाना है। एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी जाती है जब तक वो चले या टीन एज में होते हैं या छोटे होते हैं। पहले तो ये कहा जाता है कि मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं जाना आपने, तो उसके बाद चले अगर थोड़ा आप बड़े हुए तो आपका थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया है कि आप 9 बजे तक घर आ जाएं या आप 10 बजे तक घर आ जाएं। अब वहां पे जब आप नहीं आते हैं तो अगर आपके घर वाले या आपके पेरेंट्स आपको ये कहने लग जाएं या आप ये आपसे आपको डांटने डपटने लग जाएं, लेकिन आपसे सिर्फ पूछे ना कि आप क्यों नहीं आए या क्या प्रॉब्लम थी, तो वहां पे क्या होगा कि आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा। लेकिन जब वो पूछ रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक इन दी सेंस है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज अकर हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज अकर हुआ है। चेंज अकर होने के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या पूछा है कि अब अपने फॉर एग्जाम्पल अब बेटा जी बड़ा हो गया, अब उसने थोड़ी ज्यादा देर बाहर लगाई है, तो फादर उसे क्या कहेंगे कि एटलीस्ट आप फोन करके तो बता दिया करें, या बेटा आप पहले घर बता के जाया करें या किसी से पूछ के जाया करें। अब आपने बताया नहीं है या किसी से पूछा नहीं है तो घर वाले परेशान। अब वो ओब्वियसली आप उससे क्या लर्न करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरह के किसी सिचुएशन में होंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंग ये बिहेवियर शो करना है। तो ये है एक पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होगा कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो गया बच्चों? इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा जरा सोच के बताएं। यहाँ पे वो नेगेटिव को किस तरह से ले रहे हैं? ओके चलिए बच्चों मैं ही बता देती हूँ। नेगेटिव फीडबैक इन दी सेंस होगा कि फॉर एग्जांपल घर आया, अब आते ही आपने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी आपको, आते ही आपने चलाना शुरू कर दिया, आइंदा आपने घर से बाइक इतने बजे तक नहीं रहना है। आपने उस पर्सन की कोई बात नहीं सुनी, लेकिन वहां पे इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया कि ठीक है जी वो पर्सन कह रहा है ओके मैं नहीं रहूंगा। अब आपने उसकी बात नहीं सुनी है तो उससे क्या होगा? घर का माहौल हो गया जी ठीक है वो आइंदा नहीं रहेगा, लेकिन इमोशनली वो पर्सन आपसे फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो वहां पे वो फीडबैक नेगेटिव हो जाएगा। समझ आइए बच्चे? थोड़ा सा ना आप ये कह लें कि आपके दूसरे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की तरह नहीं है। मैम नेगेटिव फीडबैक क्लियर नहीं हुआ। चले मैं दोबारा से बता देती हूँ। नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे, मैम नेगेटिव फीडबैक का दोबारा बता दें। जी मैं वही बता रही हूँ बच्चों। यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक इन दी सेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो घर में लेट आया है या पहली दफा लेट आया। अब आप घर वाले सारे परेशान हो गए, आपको पता ही नहीं वो कहाँ पे है, कब कब आएगा या कितने बजे आएगा। अब सब परेशान हो गए हैं एकदम से। उसने भी आपको फोन कॉल करके नहीं बताया या फोन करके नहीं बताया, उसके पास फोन ही नहीं है। चले अब जैसे ही वो घर आया तो आते ही पेरेंट्स ने या फादर ने उसको डांटना शुरू कर दिया, उसके ऊपर गुस्सा होने लग गए हैं, चिल्लाने लग गए हैं, ऊंची ऊंची उसको कहने लग गए हैं। अब यहाँ पे किसी ने ये नहीं उससे पूछा है कि आप आए क्यों नहीं थे या क्या मसला हो गया था, या आपने उसके साथ डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको दे दिया सारा कुछ, और वो नेगेटिव वे में दिया।
डांट के दिया, गुस्सा करके दिया, और बाद में उसके ऊपर एलिगेशन भी लगा दिया कि आइंदा घर से बाहर नहीं जाना तुमने, इतने बजे तक जाके दिखाना है, जो भी जिस तरह से हमारे घरों में होता भी है। तो वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया है कि घर का माहौल चले, पहले स्ट्रेसफुल था, बच्चा घर नहीं आया था, अब वो घर आ गया है, वो घर आ गया तो इट मीन्स कि आपकी परेशानी खत्म हो गई, लेकिन आपने अपनी परेशानी नेगेटिव सेंस में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसके ऊपर डाल दिया। उससे क्या होगा कि वो बच्चा इमोशनली अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा डिटैच हो जाएगा।